योजनाएं तभी सफल होती है जब वे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। नमस्कार, मैं हितांश। दर्शकों, आज के समकालीन समय में सरकारी योजनाएं सिर्फ सहायता का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा और स्थिरता का एक मजबूत आधार बनती जा रही है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है ELI योजना। आज के इस खास कार्यक्रम में हम इसी योजना के विभिन्न पहलुओं, लाभों और कार्यान्वयन प्रक्रिया पर विशेषज्ञ के साथ गहन चर्चा करेंगे। दूरदर्शन के स्टूडियो में उपस्थित है एडिशनल सेंट्रल PF कमिश्नर सुदीप्त घोष जी। बहुत बहुत स्वागत है सुदीप्त जी आपके दूरदर्शन के स्टूडियो में। आपका एक काफ़ी लंबा और गहरा अनुभव है इसी क्षेत्र में। आज हम ELI योजना पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सुदीप्त जी ये बताइए कि ये ELI योजना ये है क्या और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नमस्कार हितांश जी। ये जो स्कीम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये भारत सरकार ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। इसका जो फोकस है वो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के ऊपर है और ये एम करता है कि सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इसका विशेष अटेंशन है तथा ये स्कीम जो है 1 अगस्त 2025 से ये स्टार्ट होगा और 31 जुलाई 2027 तक रहेगा। इसका ये भारत सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और इस पे आउटले अराउंड 1 लाख करोड़ रुपया सरकार की तरफ से रखा गया है। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के 5 स्कीम्स जो यूनियन बजट 2024-25 में लॉन्च किया गया था उसका पार्ट है। ELI स्कीम के मुख्यतः 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए स्कीम जो है वो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ यानी जो पहली बार एम्प्लॉयमेंट के स्ट्रीम में ज्वाइन कर रहे हैं उनको टारगेट करता है। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करते हुए इस स्कीम के तहत 15,000 रुपये तक बेनिफिट भारत सरकार की तरफ से दी जाएगी। पहला फर्स्ट टाइम जो एम्प्लॉई है वो जब नौकरी ज्वाइन करेगा और 6 महीने तक नौकरी में रहेगा तो उसको 7,500 रुपये बेनिफिट दिया जाएगा और फिर अगले 6 महीने तक अगर वो फिर रहे तो एक फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसको और 7,500 रुपया सरकार की तरफ से दी जाएगी। यह जो है एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट है। जो पार्ट बी है वो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज करता है। इसके तहत जो एम्प्लॉयज़ है अप टू 1 लाख रुपीज़ एलिजिबल रहेंगे इस पार्ट बी जो एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव स्कीम है उसके लिए। सरकार की तरफ से इसमें इंसेंटिव 3,000 रुपये तक प्रति माह प्रति एम्प्लॉय दी जाएगी, प्रोवाइडेड सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट रहे। और यह स्कीम जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तीसरे और चौथे साल का बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगी। अभी इसके लिए आपके मन में विचार उठ रहा होगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। जो पहला रिक्वायरमेंट है वो है कि एस्टैब्लिशमेंट को EPFO के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा या रजिस्टर्ड है और वह एस्टैब्लिशमेंट अगर उसके पास 50 तक एम्प्लॉयज़ है तो उसको 2 एम्प्लॉय हर महीने 2 एम्प्लॉय एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। अगर वो 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो 5 एम्प्लॉयज़ का उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। अब यह प्रश्न आ सकता है कि इंसेंटिव किस प्रकार का दिया जाएगा एम्प्लॉयर को। तो अगर एम्प्लॉय का वेज 10,000 है तो वहाँ 1,000 रुपया प्रति एम्प्लॉय प्रति माह दिया जाएगा। अगर 10,000 से 20,000 है तो 2,000 रुपया प्रति माह प्रति एम्प्लॉय दिया जाएगा और अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा उसका सैलरी है तो 3,000 रुपया तक का बेनिफिट सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जो एम्प्लॉयज़ है अब उनके मन में ये विचार आ सकता है कि हमको कैसे पेमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयज़ को जो पेमेंट मिलेगा उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम के बेसिस पे उनको पेमेंट होगा, उनके डायरेक्ट अकाउंट्स में पेमेंट होगा। तो उनका जो आधार लिंक्ड अकाउंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसी में पेमेंट जाएगा। और एम्प्लॉयर्स को जो पेमेंट होगा वो उनके पार्ट बी स्कीम के तहत वो उनके पैन लिंक्ड अकाउंट्स में पेमेंट किया जाएगा। जी, यहाँ पर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि
ये जो योजना है वो किस विभाग के अंतर्गत आती है और इसका शुरू करने का जो हेतु है वो क्या रहा कि जिसकी वजह से लाभ मिल सके? हितांशी, जो ये स्कीम है ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रन किया जा रहा है और इसके जैसे मैंने बताया 2-fold टारगेट है। पहला टारगेट है कि जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ है उनको सरकार की तरफ से सपोर्ट दे कि वो 1 महीने तक का वेजेस अप टू ₹15,000 तक का सपोर्ट सरकार की तरफ से दिया जाए। दूसरा जो एम है वो है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए और उसके लिए एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है पार्ट बी स्कीम के थ्रू। जी, इस योजना का जो लाभ है वो मुख्य रूप से कौन कौन है जो ले सकता है उसको, और जिन सारे लोगों को ये कवर करती है? जैसा कि मैंने बताया हितांशी, जो पार्ट ए स्कीम है वो पहली बार जो नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए है, वो बेनिफिट ले सकते हैं और इसके लिए उनको ऐसे एस्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉयमेंट होना होगा जो ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड हो जाएगा। और जो पार्ट बी स्कीम है वो भी ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स को वो उसका बेनिफिट मिलेगा या उसका लाभ मिलेगा जो ईपीएफओ के साथ रजिस्टर हो जाए। और इसके जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो आगे हम आपको बताएंगे। जी, दर्शकों, यदि इस योजना के बारे में आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो जो स्क्रीन ऊपर नंबर बताया गया है 07926853814 या फिर 268538116, इस नंबर पर आप कॉल कर आपके प्रश्न हमारे एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं। सुदीप्त जी, इस योजना के अंतर्गत जो बीमा का कवरेज है वो कितना कवर होता है? नॉर्मली ईपीएफओ के अंडर जो एस्टैब्लिशमेंट्स है वो 20 एम्प्लॉयज़ होने से मैंडेटरीली रजिस्टर होते हैं, लेकिन ईपीएफओ में एक और प्रावधान है जहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई वॉलंटरली भी कवरेज ले सकते हैं। तो जो छोटे एम्प्लॉयर्स है वो भी इसके अंडर कवरेज ले सकते हैं और इनफैक्ट हम लोग एनकरेज कर रहे हैं जितने भी एसएमईज़ हैं वो भी इसमें इस ईपीएफओ के अंडर रजिस्ट्रेशन करें और इस स्कीम के अंडर रजिस्ट्रेशन करके जो सरकार के तरफ से लाभ दिए जा रहे हैं उसका लाभ उठाए। जी, तो स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो जो एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर वो दोनों को, यानी उनमें से इस योजना के लिए यदि पंजीकरण करवाना हो, रजिस्ट्रेशन करवाना, तो वो कैसे करवा सकता है? देखिए, जो एम्प्लॉयर है पहले तो उसको ईपीएफओ के फोल्ड में आना पड़ेगा। अगर वो ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो ईपीएफओ के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसके बाद जब ये 1 अगस्त से ये स्कीम स्टार्ट होगी तब उनको इस स्कीम के लिए भी अलग से रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर का जो रिक्वायरमेंट होगा उनको अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने पड़ेंगे। जैसे एम्प्लॉयर को अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, उनको अपना पैन का डिटेल्स देना पड़ेगा, उनको अपना बैंक अकाउंट प्रोवाइड करना पड़ेगा जो पैन के साथ सीडेड हो, और हर महीने जितने भी एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ईसीआर यानी इलेक्ट्रॉनिक चालान रेमिटेंस के थ्रू उनका जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो जमा करना पड़ेगा। और साथ में जो ईएलआई स्कीम है उसके लिए रजिस्टर करना होगा जिससे वो ईएलआई स्कीम का लाभ उठा सके। जी, स्वाभाविक है ये योजना बहुत फायदे कारक है कर्मचारियों के लिए। तो कर्मचारियों को इस योजना की जानकारी आपके विभाग के द्वारा किस तरह से दी जाती है? हमारे विभाग ने बहुत बढ़ चढ़कर इस स्कीम को पॉपुलराइज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इसके अलावा हम लोगों ने न्यूज़ आइटम्स दिया है थ्रू पीआईबी, और गुजरात में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको बहुत एक्टिवली कवर किया है। इसके अलावा काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के न्यूज़ में भी इस स्कीम के बारे में न्यूज़ आइटम्स कैरी किए गए हैं। इसके अलावा ईपीएफओ का एक स्कीम होता है जिसको हम लोग नैन कहते हैं। हर महीना हर डिस्ट्रिक्ट में एक निधि आपके निकट प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम के थ्रू भी हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम को पॉपुलराइज करेंगे। जी, क्या ये योजना छोटे उद्योगों पर भी लागू होती है क्या? जैसा मैंने बताया कि जो सरकार का एम है कि वो चाहती है एक तरफ जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ है वो इसका लाभ उठाए, इसके अलावा छोटे उद्योग जो हैं वो भी इसका लाभ उठाए, और इसीलिए हम लोग एनकरेज कर रहे हैं जितने भी छोटे उद्योग हैं, एसएमईज़ हैं,
वो सारे ईपीएफओ के इसमें रजिस्टर करे और स्कीम के तहत रजिस्टर करे, ताकि उनको इन स्कीम के फ़ायदे और बेनिफिट्स का अवेल कर सकें वो। जी, ये पूरी जो योजना है उसके अंदर कैसी कैसी घटनाओं के लिए वो क्लेम कर सकते हैं, या ऐसा कुछ सुनिश्चित किया गया है क्या? देखिए हितांश जी, ईपीएफओ के तहत जो सोशल सिक्योरिटी भारत सरकार एक्सटेंड करती है वो 3 स्कीम्स के थ्रू एक्सटेंड करती है। तो 3 स्कीम्स जो है, जैसे प्रोविडेंट फंड है, तो जो पैसा जमा होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के द्वारा, उसमें से एक अंश प्रोविडेंट फंड में हर महीने जमा होता है और उस पर इंटरेस्ट एम्प्लॉय जो है अर्न करता है 8.25%। और ये जो सम है ये जमा होते होते उसकी एक पूंजी बन जाती है। इस पूंजी से वो अगर उसकी ज़रूरत है तो वो एडवांस भी ले सकता है, जैसे कोई एजुकेशनल पर्पस है या मेडिकल है या हाउस बिल्डिंग के लिए वो एडवांसेस ले सकता है, या तो रिटायरमेंट के बाद यह पूंजी उसके लिए एक अच्छा डिपॉजिट अपने लाइफ, आगे के रिटायर्ड लाइफ के लिए यूज़ करने के लिए। दूसरा जो स्कीम इसके तहत भारत सरकार प्रोवाइड करती है वो है पेंशन स्कीम। जो एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आता है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का एक अंश पेंशन की कंट्रीब्यूशन के तरफ से जमा होता है, और रिटायरमेंट के बाद एट द एज ऑफ 58 या उससे पहले भी एम्प्लॉय जो है या एम्प्लॉय के जो नेक्स्ट ऑफ किन है, उनके स्पाउस हो गए या उनके बच्चे हो गए, उनको पेंशन दिया जाता है। मिनिमम पेंशन का भी प्रावधान है जो इस वक्त 1000 रुपया पर मंथ है। और ये स्कीम, पेंशन स्कीम जो है बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम है, बहुत बड़े अंश का सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि ना ही एम्प्लॉय को पेंशन मिलेगा, उसके बाद उसके स्पाउस को पेंशन मिलेगा, बट 2 बच्चों को अप टू द एज ऑफ 25 पेंशन मिलेगा। एंड इसके अलावा ऑर्फन पेंशन का प्रोविज़न है, डिपेंडेंट पेंशन का प्रोविज़न है। तो ये बहुत ही उम्दा पेंशन स्कीम है। इसके अलावा एक और इंश्योरेंस स्कीम भी इस ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के तहत प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें अगर एम्प्लॉय इन हार्नेस यानी इन सर्विस उसका देहांत हो जाता है तो मिनिमम 2.5 लाख और मैक्सिमम 7 लाख तक के बेनिफिट का प्रोविज़न है। तो आप जैसा देख रहे हैं, ईपीएफ एंड एमपी स्कीम एक्ट के तहत जो तीनों स्कीम है, वो एक तरफ एक डिपॉजिट आपका एक पूंजी जमा करती है, दूसरे तरफ आपको पेंशन प्रोवाइड करती है, तीसरे तरफ एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, यानी फुल फ्लेजेड एक सोशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के तहत उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसका लाभ एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयर्स को ज़रूर उठाना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि जो एम्प्लॉय नया जुड़ा है, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय बना है, तो उसके मन में ये रहता है कि जो उसकी सैलरी आती है उसके अंदर वो कट होकर आता है, तो उसको शुरुआत के अंदर उसके मन में ऐसा लगता है कि एक तो सैलरी इतनी है और उसके अंदर ये कट होकर आता है, तो उसको ये मान्यता रहती है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग कहते हैं कि कोई एक घड़ा एक ड्रॉप से भरता है। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ एक दिन में हो जाता है। तो आप जब सर्विस ज्वाइन करते हैं, आप कम उम्र में ज्वाइन करते हैं, आप और उसके बाद आप थ्रू 30 साल या 40 साल जितने भी साल आप नौकरी करते हैं, उसके दौरान आप थोड़ा थोड़ा पैसा कटवाते हैं और वो जमा होता रहता है। तो रिटायरमेंट तक आपके पास एक अच्छी पूंजी जमा हो जाती है। आप रिटायरमेंट के बाद आपको आपके अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेट अगर कोई आप ड्यूरिंग सर्विस आप किसी के साथ कोई घटना हो जाती है, यानी डेथ इन हार्नेस हो जाता है, तो उसके लिए सरकार इंश्योरेंस स्कीम भी प्रोवाइड करती है। तो ये इस प्रकार का जो सोशल सिक्योरिटी का नेट है, ये कोई जब इमरजेंसी इंसिडेंट होता है जैसे कि कोविड के दौरान, इसका बेनिफिट्स लोगों ने बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। तो इसलिए हम लोग सबको एनकरेज करते हैं कि इन स्कीम्स का बेनिफिट वो ज़रूर उठाएं। जैसे कि आपने इमरजेंसी या फिर ऐसे कुछ एक्सीडेंट हुए तो उसके अंदर उसका ये लाभ लिया जाता है, तो ये योजना के अंतर्गत दावा करना है तो कैसे किया जाता है? दावा जो है आज के डेट में ईपीएफओ ने बहुत स्ट्रीमलाइन कर दिया है दावा का सिस्टम। आजकल दावा क्लेम्स जो है वो ऑनलाइन सबमिट होते हैं। मेजॉरिटी क्लेम्स जो डिपार्टमेंट में हैं वो ऑनलाइन ही सबमिट होते हैं और 20 दिन के अंदर नॉर्मली सेटल कर दिए जाते हैं। और बहुत आसान हो गया है सिस्टम। तो जो भारत सरकार का जो इनिशिएटिव है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज़ करके डिजिटाइज करके सबको सुविधा प्रोवाइड की जाए, ईपीएफओ ने उसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। जी, जो
ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ होते हैं तब ये योजना यानी जो नियोक्ता है उन पर लागू होती है कि आपको पीएफ या फिर ईएलआई स्कीम है ये उसको लागू करना पड़ेगा? देखिए, पीएफ स्कीम जो है वो मैंडेटरली 20 एम्प्लॉयज़ हो जाने के बाद लागू हो जाता है, लेकिन ईएलआई स्कीम जो है वो ईएलआई स्कीम इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ईएलआई स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए एम्प्लॉयर्स 20 से अगर कम एम्प्लॉयज़ हैं तो भी वो इस ईपीएफ के अंडर रजिस्टर करा के ईएलआई स्कीम का लाभ ले सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर एक बार अपना मुद्दा अपनी बात में आपका स्वागत है। हम ईएलआई स्कीम के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आज के दूरदर्शन के स्टूडियो में हमारे गेस्ट सुदीप्त जी है। सुदीप्त जी, जो आपने अभी तक की बातें की कि तहसील और ज़िला स्तर पर ये जो ईएलआई स्कीम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, कर्मचारियों तक ले जाने के लिए किस तरह से उसका क्रियान्वयन किया जाता है गुजरात में? हितांशी, गुजरात में ईपीएफओ के 8 रीजनल ऑफिसेज हैं और 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं। इनके थ्रू ये स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जो ऑफिसेज है अक्रॉस गुजरात स्प्रेड हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट का रीच हमारा रहेगा। इसके अलावा जो हमारा नैन प्रोग्राम है, जैसे कि हमने आपको बताया था, जो 27 तारीख में हर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा, उसके थ्रू भी इसको हम लोग ब्रॉडकास्ट करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में भी नैन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाते हैं, तो उनका भी गुड ऑफिसेज हम लोग प्रयोग करेंगे। जी सुदीप जी, जैसे कि देखा जाए कि ईएलआई जो योजना है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना रहता है और उसकी वेबसाइट या फिर ज़्यादा से, क्योंकि आज के वक्त में टेक्नोलॉजी के बिना सब कुछ असंभव रहता है, तो वो पहले क्या था और अब टेक्नोलॉजी के बाद उसमें किस तरह की सरलता आई है? हितांशी, टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है। हम लोग जब डिपार्टमेंट ज्वाइन किए थे आज से 25 साल पहले, तब क्लेम्स फिज़िकली सबमिट करना पड़ता था और क्लेम्स काफ़ी सारे ऑफिसेज में फ़िज़िकली सेटल होते थे। आज के डेट में ईपीएफओ में ज़्यादातर जो क्लेम्स है, जैसे मैंने आपको बताया, कंप्यूटराइज्ड है। जो बैलेंसेस है वो भी कंप्यूटराइज्ड है। मेंबर्स जो है वो सिस्टम, वो हमारे पोर्टल में जाके अपने बैलेंसेस चेक कर सकते हैं। और जो ईएलआई स्कीम है वो भी पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहेगा। वो पोर्टल के थ्रू उसको रेगुलेट किया जाएगा। उसका रजिस्ट्रेशन, उसका बेनिफिट डिसबर्सल, वो भी थ्रू टेक्नोलॉजी ही हम लोग यूज़ करेंगे। जी, जैसे कि एम्प्लॉयर की बात की, एक तो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है, लेकिन एम्प्लॉयर के लिए उसमें क्या बेनिफिट रहेगा? हितांशी, देखिए, एम्प्लॉयर के लिए तो ये स्कीम बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि जब एम्प्लॉयर कोई भी एम्प्लॉय रखता है तो उसके कॉस्ट होते हैं, कॉस्ट टू कंपनी रहता है। तो उसको ऑफसेट करने के लिए सरकार ने जो ये मतलब प्रावधान बनाया है वो ऐसा है कि जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर जनरेट करेगा, उसके अगेंस्ट में अगर उसका 10,000 तक का वेजेस है तो 1,000 रुपया एम्प्लॉयर को सरकार की तरफ से इंसेंटिव हर महीने प्रति एम्प्लॉय दिया जाएगा। अगर 20,000 तक है तो 2,000 रुपया, और 20,000 से ऊपर है तो 3,000 रुपया तक का इंसेंटिव सरकार देगी। ये ऑफ कोर्स 1 लाख तक का जो सैलरी है उस तक एलिजिबिलिटी रहेगी इसकी। जी, भविष्य में विशेष रूप से युवाओं के लिए ये स्कीम जब से लागू होगी तो किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं समाज में? हम देख रहे हैं कि इस स्कीम के थ्रू जो इसका एम है, फॉर्मलाइजेशन होगा, और जो नए एम्प्लॉयज़ है वो उनमें और एम्प्लॉयर्स में भी बिहेवियरल चेंज आएगा कि एटलीस्ट वो 6 महीना तक, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीना तक मिनिमम एम्प्लॉयमेंट में रहना पड़ेगा एम्प्लॉय के लिए भी, और एम्प्लॉयर को भी 6 महीना तक मिनिमम एम्प्लॉयमेंट सस्टेन करना पड़ेगा। तो हम लोग ये बिहेवियरल चेंज देख रहे हैं कि देखना चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ भी रहे एक जगह, ताकि उनका स्किल एनहांसमेंट हो, वो आगे के एम्प्लॉयमेंट में भी उनको फ़ायदा मिल सके, और एम्प्लॉयर के वहाँ भी एक जॉब स्टेबिलिटी रहे। एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय के इंसेंटिव्स है वो तो मैंने आपको बताया। एम्प्लॉयर के इंसेंटिव्स भी अभी 2-3 मिनट पहले मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया। जी, इस योजना के अंदर क्या महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान है क्या? महिला कर्मचारियों के लिए भी जो बेनिफिट्स हैं वो यूनिवर्सल जो एम्प्लॉयज़ है उनके समान ही है। सब बेनिफिट्स महिला कर्मचारियों को भी दिए जाएंगे। जी, यदि कोई एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होता है तो उसके लिए क्या वो वहीं पर कंटिन्यू रहेगी कि उसके अंदर कुछ बदलाव आएगा? देखिए, स्कीम का जो पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, 2 पार्ट्स में है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए है। इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एम्प्लॉयज़
को अपना जो आधार लिंक बैंक अकाउंट है वो KYC में सीड कर देना है, क्योंकि उसी अकाउंट में पेमेंट होगा। और एम्प्लॉयर्स के लिए जो है, एम्प्लॉयर्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो उनके पास एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करेंगे, वो जो एडिशनल एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करेंगे उनके लिए उनको वो बेनिफिट्स मिलेगा, प्रोवाइडेड वो 6 महीना तक एटलीस्ट काम करें। जी, इस योजना के अंदर जो डेटा आता है और उसको मॉनिटर करने के लिए, जो क्लेम्स है उसको मॉनिटर करने के लिए कोई पोर्टल या ऐसा, या यदि पोर्टल है तो उसका नाम क्या है? देखिए, EPFO का जो पोर्टल है www.epf.nic.in, उसी पोर्टल के थ्रू ये सारे विंडोज़ प्रोवाइड किए जाएंगे और उसी में ये जो बेनिफिट्स हैं उसको प्रोवाइड करने के का इंफॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट रहेगा। जी, ये ELI स्कीम के लिए सभी जो कर्मचारी उसका लाभ ले, उसके लिए हमारे दर्शकों के लिए आपका मैसेज क्या है? मेरा मैसेज यही है कि ये बहुत ही उम्दा स्कीम है, बहुत ही अच्छा स्कीम है। जो एम्प्लॉयज़ है उनको रजिस्टर कराना चाहिए अपने आप को और इसका बेनिफिट लेना चाहिए। उसी प्रकार से एम्प्लॉयर्स को भी मेरा ये मैसेज है कि स्कीम में उनके जो कॉस्ट है उनको ऑफसेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो उनको इस स्कीम का पूरा से आगे बढ़ चढ़ कर लाभ उठाना चाहिए, ताकि नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इसके अलावा एम्प्लॉयर्स के भी जो कॉस्ट है वो भी ऑफसेट रहे, ताकि बिजनेस कॉम्पिटिटिव रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुदीप्त जी, आपने बहुत गहराई से में जाकर ये ELI स्कीम के बारे में आपने बातचीत की। थैंक यू हितांश जी, आपके सब दर्शकों को शुभकामनाएं। थैंक यू। तो हमने देखा कि ELI योजना सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक मानवीय उत्तरदायित्व भी है। हर कर्मचारी की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करना एक संवेदनशील और सामूहिक प्रयास है। आज की चर्चा में बस इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।